हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत जल्द आप सभी के लिए एक स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूं जो बहुत जल्दी आप सभी के सामने होगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि आप कैसे माय डियर इन थोड़े से दिनों में आप अपनी प्रिपरेशन ऐसे कर पाएँ ताकि आपका रिजल्ट शानदार दमदार रिजल्ट आ सके माय डियर। तो बहुत जल्द 2-4 दिनों के अंदर ये वीडियो आप सभी के होगा और उस वीडियो में मैं जो भी चीज़ें आपको बोलूँगा उसको फॉलो करना है बस माय डियर। आपको बस ये 70-80 दिनों की पढ़ाई है माय डियर और आपका ज़बरदस्त 85-90% मार्क्स आपका फिक्स है माय डियर। सभी सब्जेक्ट के अंदर अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो माय डियर, तो बस इंतजार कीजिए 2-4 दिनों में वो वीडियो आपके सामने होगी। आज का क्लास शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ रहे हैं माय डियर कौन सा चैप्टर का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर माय डियर, यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 3 जिसका हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। और आज उसका सेकेंड क्लास, पहले क्लास में हमने ऑलरेडी 7 क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, आप सभी को वहां पे बता भी रखा है कि कुछ पहले 3-4 थ्योरेटिकल क्लासेस होंगी, फिर बाकी के न्यूमेरिकल क्लासेस भी होंगी। शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं माय डियर। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है माय डियर, कई बार ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है माय डियर, गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है। तो देखिए अगर चार्ज आपका रेस्ट कंडीशन में है, स्थिर अवस्था में है, अगर आवेश रुका हुआ है, रेस्ट कंडीशन में है, तो सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। बोला यहाँ रुका थोड़ा ना है सर, चल रहा है। तो अगर आवेश गतिशील पोजीशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रोड्यूस करता है माय डियर, दोनों ही प्रोड्यूस करता है। अगर एक चार्ज गतिशील है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर, एक रेस्ट कंडीशन होगी, उसकी गति कर रहा है पर हर पॉइंट पे, हर लोकेशन पे उसका एक रेस्ट कंडीशन भी होगा, तो वहां पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट कर रहा है और मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। इसीलिए गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो कहां ऐसा ऑप्शन दे रखा है माय डियर, ऑप्शन नंबर बी, सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा पहला ऑप्शन है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल विद्युत क्षेत्र, दूसरा है केवल मैग्नेटिक फील्ड और तीसरा है दोनों। तो बोला दोनों ही उत्पन्न करेगा माय डियर। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट्स दैट, एम्पियर का जो सर्किटल लॉ है, परिपथ का नियम है, वो क्या कहते हैं। एम्पियर अपने परिपथ के नियम में क्या कहते हैं माय डियर, तो वो क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं कि अगर एक क्लोज्ड पथ हो, बंद सतह हो और बंद सतह में क्या हो, धारा प्रवाहित हो रही हो माय डियर, एक क्लोज्ड सरफेस हो, एक बंद सतह हो और बंद सतह के अंदर क्या हो, धारा हो, चाहे इस सतह के एलोंग, इस लूप के एलोंग भी धारा हो, तब माय डियर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, धारा बहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र आएगा ही आएगा। उस चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन, रैखिक माने लाइन से मल्टीप्लाई कर देना, एक टुकड़े से मल्टीप्लाई कर देना। तो बोला इसका एक टुकड़ा है, उस टुकड़े से आप मल्टीप्लाई कर दिया चुंबकीय क्षेत्र में, उसका रैखिक समाकलन, ये समाकलन किसके बराबर होता है माय डियर, ये बराबर होता है म्यू नॉट इनटू टोटल करंट के, यानी कि उस लूप में, उस कॉइल में जो भी करंट होगा उस करंट का, टोटल करंट की बात करते हैं हम लोग, टोटल करंट के म्यू नॉट टाइम्स के बराबर होता है, ये एम्पियर का नियम कहता है। बोला ऐसा कहाँ ऑप्शन दे रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई नेट। बोला सर कहाँ दे रखा है, बोला सर ये रहा इंटीग्रेशन, ये पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल बराबर क्या होता है, कुल धारा का म्यू नॉट गुना, कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है क्या, चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन। आया बात समझ में, ये एम्पियर का नियम है जस्ट। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर कंडीशन, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन माय डियर क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। अगेन एक फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है कि सोलेनॉइड के अंदर, परिनालिका के अंदर कह ले या परिनालिका के केंद्र पर कह ले, दोनों ही बातें सेम ही होगी हमारे लिए। मैग्नेटिक फील्ड कहां पर, सोलेनॉइड के अंदर। बोला सोलेनॉइड के अंदर कहां, बोला केंद्र पर। केंद्र लिखा हो या नहीं लिखा हो, आप अपने आप से दिमाग में आपको मानना है कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है,
कितना बार पढ़ा रखा है क्लास के अंदर, न्यूमेरिकल भी करवा रखा है। B इजकल टू म्यू नॉट एन आई, क्या होता है? B इजकल टू म्यू नॉट एन, कहाँ ऑप्शन दे रखा है? B इजकल टू म्यू नॉट एन आई, कहाँ है? बोला सर ये रहा ऑप्शन नंबर B, B इजकल टू म्यू नॉट एन आई होता है मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ? सोलेनोइड के केंद्र पे, सोलेनोइड के अंदर, जहां पर न्यूमेरिकल करते वक्त आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी होती है इस एन के बारे में। एन के बारे में सभी बच्चे एन को लेकर के क्वेश्चन गलत करते हैं न्यूमेरिकल में, वहां भी बताया था, यहां भी बता रहा हूं। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। क्या होता है माय डियर? नंबर ऑफ टर्न होता है पर यूनिट लेंथ, यानी कि एकांक लंबाई पे जो भी हमारा परिनालिका होगा उसकी कुछ लंबाई होगी, तो उस परिनालिका के एकांक लंबाई पे कितना लपेटा गया है, मतलब फेरा कितना लपेटा गया है, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है एकांक लंबाई पे, यूनिट लेंथ पे। ये बात खास करके आपको ध्यान रखनी पड़ती है, किसकी? एन की। आगे बढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है माय डियर। देखिए क्या कहता है, व्हेन वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज डबल इन मैग्नेटिक फील्ड देन द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन विल बी। ध्यान से समझेंगे। कहता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई आवेश है और वो आवेश क्या कर रहा है, उसके आवेश के वेग को हमने दुगुना कर दिया है। आवेश के वेग को क्या कर दिया है? दुगुना। तब माय डियर उसके गति का आवर्त काल क्या होगा? आवर्त काल क्या होगा, इस बात को समझेंगे। तो आप इस क्वेश्चन का जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आप मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स पढ़े होंगे कि मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, और मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने पिछले वाले ऑब्जेक्टिव क्लास में करवा चुका हूं ऑलरेडी। आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई आवेश माय डियर, जब भी कोई आवेश गति करता है, कोई भी आवेश जब गति करता है माय डियर, तब उस पर मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गति करता है तब मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाता है। कैसा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। और वही मैग्नेटिक फोर्स हमारा मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स कहलाता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है माय डियर? स्पेस नहीं है तो ऊपर मिटा के लिख देता हूं, जिसकी वैल्यू कितनी है मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स की? क्यू भी बी साइन थीटा। ये होती है मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स की वैल्यू माय डियर। जब कोई भी चार्ज मोशन करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तब मैग्नेटिक फील्ड इतना फोर्स उसके ऊपर लगा देता है, क्यू भी साइन थीटा लगा देता है माय डियर। आया बात समझ में? अब हमसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भाई जब ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, जब ये आवेश उसमें गति कर रहा होगा तो उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, तो फोर्स लगेगा तो उसके आवर्त काल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा जब आप उसके वेग को दुगुना कर देंगे। तो इस बात को आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि ये जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फोर्स, ये क्या करता है? ये माय डियर आवेश के वेग में कोई परिवर्तन नहीं करता है, जस्ट उसकी दिशा को बदल देता है। वेग के मतलब आवेश के जो वेग होता है वेलोसिटी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ वेलोसिटी की दिशा बदलेगी। और दिशा बदलने की वजह से क्या होता है कि इस लॉरेंज फोर्स की वजह से जो आपका चार्ज पार्टिकल है, जो आवेश है, वो वृत्तीय गति करना शुरू कर देता है। आवेश के वैल्यू तो बदलेगा नहीं, वेलोसिटी तो बदलेगा नहीं, तो वेलोसिटी जब चेंज नहीं होगा, सिर्फ दिशा बदलते जाएगा, तो वेग कैसा हो जाएगा? गति कैसा हो जाएगा? बल्कि उसका गति हो जाएगा सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति करना शुरू कर देता है आपका आवेश। आया बात समझ में? यानी कि ये क्या करेगा? फोर्स लग करके सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगा, वृत्तीय गति प्रोवाइड करेगा। किसको? आवेश को माय डियर। अब क्वेश्चन, अब इसके बाद आपको सोचना है कि अगर हमने वेग बड़ा कर दिया, दुगुना कर दिया, तब उसका आवर्त काल कितना हो जाएगा? मतलब ये फोर्स लग करके आवेश के पथ को कैसा कर दे रहा है? बोला सर्कुलर पथ कर दे रहा है माय डियर। कैसा कर दे रहा है? सर्कुलर पथ। अब इस सर्कुलर पथ पे चार्ज मोशन कर रहा है v वेलोसिटी के साथ में। अगर आपने इस वेलोसिटी को दुगुना कर दिया, यानी नया वेग कितना हो जाएगा? 2v हो जाएगा। डबल कर दिया आपने वेलोसिटी माय डियर, तब जो है इसका क्या कह रहा है? आवर्त काल, टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मतलब इसके एक चक्कर लगाने में जो लगा समय होगा उसको हम लोग आवर्तकाल कहेंगे। एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा उसको आवर्तकाल कहेंगे। तो अगर वेग जल्दी हो जाए तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी जल्दी जल्दी मोशन करेगा, ऐसा आप सोचेंगे। और जैसा आप ऐसा सोचेंगे वैसे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा माय डियर।
मतलब कॉमन ये तो यही ना सोचेंगे कि भाई अगर वेग बढ़ा देंगे तो जल्दी से पहुंच जाएंगे, यही ना सोचिएगा माय डियर कि अगर हम अपना स्पीड बढ़ाते हैं तो जल्दी अपने घर पहुंच जाते हैं। बोला माय डियर आप सर्कुलर मोशन नहीं करते हैं, आप लीनियर मोशन करते हैं, रैखिक गति करते हैं। और रैखिक गति लीनियर मोशन में ऐसा है कि वेग बढ़ाने पे आप जल्दी पहुंच जाइएगा, लेकिन सर्कुलर मोशन में जैसे ही आप स्पीड बढ़ाइएगा वैसे जो रेडियस होगा, जो पथ होगा, ये पथ का रेडियस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और आप इतना दूर चलना शुरू कर देंगे। यानी जितना बड़ा गोला में आप घूम रहे थे, वेग बढ़ाइए तो गोला बढ़ जाएगा माय डियर, गोला बढ़ जाएगा तो ज़्यादा दूर हो जाएगा। तो इसलिए आप स्पीड बढ़ाइएगा तो दूरी भी बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ाए तो दूरी भी बढ़ जाएगा, और दूरी बढ़ने से टाइम उतना ही लगेगा। आया बात समझ माय डियर? वही होता है, टाइम नहीं बदलेगा। एक चक्कर लगाने में अगर आपको 10 मिनट लग रहा है तो स्पीड बढ़ा देने से माय डियर 10 ही मिनट लगेगा। ऐसा नहीं कि आप जल्दी पहुंच जाइएगा, एक चक्कर लगा लीजिएगा, नहीं, जैसे स्पीड बढ़ाइएगा वैसे रेडियस बढ़ जाएगा, सर्कल बड़ा हो जाता है माय डियर। अगर आपको फॉर्मूला भी पढ़ा रखा है इसका, R होता है mv/qb। ये फॉर्मूला ड्राइव करके भी आपको साइक्लोट्रॉन वाले टॉपिक में भी दिखाया, उससे पहले भी दिखाया है कि जैसे वेलोसिटी बढ़ाएंगे रेडियस बढ़ जाता है, और रेडियस बढ़ जाने की वजह से टाइम पीरियड पर कोई असर नहीं पड़ेगा, टाइम हमको उतना ही लगता है। तो बोला सर कहाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर ऐसा? बोला ऑप्शन नंबर सी है। सी नंबर कहता है अनचेंज्ड, अपरिवर्तित रहेगा, वर्तकाल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। 5वां नंबर क्वेश्चन आज के लिए हमारा क्या कहता है? कहता है कि गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर। आप एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदलेंगे? दो क्वेश्चन है माय डियर। एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में आप कैसे बदलिएगा, और उसी गैल्वेनोमीटर को आप वोल्टमीटर में कैसे बदल सकते हैं। जब भी आपको पढ़ाया जाता है तो ये दोनों क्वेश्चन आपको बताया जाता है, ऑब्जेक्टिव में जम के आता है ये क्वेश्चन माय डियर। और जब भी मैंने आपको पढ़ाया सुबह वाली क्लास में, तब आपको वहाँ पे ये सारी कहानी समझा चुका हूँ। तो एक गैल्वेनोमीटर को आपको अगर एमीटर में बदलना है तब, एमीटर में बदलना है तब आपको क्या करना पड़ता है, एक कम प्रतिरोध को, लो रेजिस्टेंस को, जिसे शंट भी बोल देते हैं आप, लो रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं। मतलब ये हो गया माय डियर कि अगर ये आपका एक गैल्वेनोमीटर है जी, तो इसके पैरेलल में क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं। इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, वेरी लो होती है, बहुत कम होती है माय डियर। ठीक है, तो ऐसा करने से हम किस में कन्वर्ट हो जाता है हमारा गैल्वेनोमीटर, एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। और ऑप्शन ढूंढेंगे हम लोग। दो बातें हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, दो बातें इसमें हैं कि गैल्वेनोमीटर को अगर आप एमीटर में अगर बदलते हैं तो दो बातें हैं। कौन सी बातें हैं? एक तो रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ना है, और दूसरा उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो पैरेलल प्लस लो, पैरेलल प्लस लो कहाँ है? चारों ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में पैरेलल प्लस लो। बोला कहां दे रखा है? बोला ये रहा ऑप्शन नंबर डी, लो रेजिस्टेंस पैरेलल। तो लो और पैरेलल कहां दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। अगर यही क्वेश्चन एमीटर के जगह पे वोल्टमीटर लिखा होता, ध्यान से सुनिए माय डियर, अगला क्वेश्चन यही है कि क्या कि एमीटर की जगह क्या होता है, वोल्टमीटर होता। तो वोल्टमीटर में हम लोग क्या करते हैं, इसी रेजिस्टेंस को ठीक उल्टा, इस रेजिस्टेंस को जो आपने पैरेलल में जोड़ रखा था उसको आपको सीरीज में जोड़ना है, और रेजिस्टेंस वहां पे लो था तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको एक हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में, मतलब हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कहां है? ऑप्शन नंबर ए है। तो अगर इस एमीटर के जगह पे मैं अगर वोल्टमीटर लिख दूंगा तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला आंसर सही हो जाएगा। आया बात समझ में माय डियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन सी नंबर, हमारा अगला 6वां नंबर क्वेश्चन यहाँ है, कहता है कि एमीटर इज कनेक्टेड विथ सर्किट। देखिए ये एमीटर को कन्वर्ट करने की बात हो रही है, ये गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करके एमीटर बनाने की बात हो रही है।
और अब सर्किट में एमीटर को हम जोड़ते किस में है, सीरीज में या कि पैरेलल में, ये बताना है। तो आपको दिमाग में हमेशा रखना है माय डियर कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए हम लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं, लो को पैरेलल में जोड़ते हैं। लेकिन अगर आपको एमीटर को सर्किट में जोड़ना है तो एमीटर को हम लोग सर्किट में श्रेणी क्रम में सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। तो एमीटर किस में जुटेगा, सीरीज में। बोला कहां, किसी सर्किट में। तो सर्किट में एमीटर को कनेक्ट करना है किस में, किसी परिपथ में अगर हमको कनेक्ट करना है एमीटर को, तो हम उसको क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। बोला कहां ऑप्शन है श्रेणी क्रम, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह बात समझ में आ डियर, एमीटर को सर्किट में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। लेकिन अगर एक गैल्वेनोमीटर को आपको एमीटर में बदलना है, दो अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग बातें हैं मैडम, इसको मिक्स मत कर दीजिएगा, अलग अलग चीजें हैं। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना था तो आपने लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ दिया था, वो अलग क्वेश्चन हो गया। और अगला क्वेश्चन है कि एमीटर को हम सर्किट में किधर जोड़ते हैं, बोले हम सीरीज में जोड़ते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सीरीज, ऑप्शन नंबर बी। और आज के लिए आखिरी क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी एक्सेलरेटेड विद द हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन माय डियर। यानी साइक्लोट्रॉन आपको पढ़ा रखा है, साइक्लोट्रॉन से एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी आते नहीं है, वेरी लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। फिर भी मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो में साइक्लोट्रॉन की पूरी कहानी समझा रखी है, जब ये चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ाया है वहां पर माय डियर, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि साइक्लोट्रॉन के द्वारा हम कौन सी राशि है या कौन सा पार्टिकल है, कौन सा कण है जिसका एक्सेलरेशन नहीं कर सकते, जिसको त्वरित आप नहीं कर सकते, यानी कि जिसकी वेलोसिटी को नहीं बढ़ा सकते, यानी कि जिसकी काइनेटिक एनर्जी को आप नहीं बढ़ा सकते। माय डियर, साइक्लोट्रॉन की हेल्प से आप क्या करते हैं, किसी चार्ज पार्टिकल का, पहले दिमाग में बैठा के रखिएगा, साइक्लोट्रॉन की हेल्प से हमें चार्ज पार्टिकल, आवेशित कण चार्ज पार्टिकल को त्वरित किया जाता है हाई काइनेटिक एनर्जी लेवल तक, उसकी वेलोसिटी को बढ़ाते चले जाते हैं ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ते चली जाती है। माय डियर, चार्ज पार्टिकल को आपको दिमाग में बैठाना है। सर न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। जो आपका फोटोन होता है, फोटोन, उस पे भी कोई चार्ज नहीं होता है। तो ना ही न्यूट्रॉन और ना ही न्यूट्रॉन, जब दोनों पे चार्ज ही नहीं है तो दोनों पर हम दोनों को त्वरित नहीं कर सकते हैं। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि चार्ज ही नहीं है। और हम किसको त्वरित करते हैं, सिर्फ चार्ज पार्टिकल को, जिसके ऊपर आवेश हो उसको त्वरित करते हैं। तो ना फोटोन को करते हैं और ना ही किसको, न्यूट्रॉन को करते हैं। और इसके साथ में एक एक्सेप्शन है, क्या, इलेक्ट्रॉन का भी एक्सेलरेशन हम साइक्लोट्रॉन से नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उसका मास बाकी के पार्टिकल्स के मास की तुलना में बहुत कम होता है माय डियर। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक्सेलरेशन नहीं दे पाते हैं साइक्लोट्रॉन की हेल्प से। क्यों, एक वजह है उसका मास, वेरी लो मास की वजह से। तो हमारा ऑप्शन चेक करेंगे, मतलब प्रोटॉन को कर सकते हैं, अल्फा पार्टिकल जो कि 2 प्रोटॉन के बराबर होता है उसको भी कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी कहता है बोथ ए एंड सी, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, बोला दोनों। बोला इन सब को तो हम कर सकते हैं, बोला किसको नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन को नहीं कर सकते हैं। बोला क्यों, क्योंकि इसका मास क्या होता है, वेरी लो होता है। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं लिख करके यहाँ पे न्यूट्रॉन देता, न्यूट्रॉन, तो हम न्यूट्रॉन को टिक करते। अगर फोटोन लिखा होता तो फोटोन को टिक करते। हाँ, बात समझ में आ गया। तो ये था सेकंड ऑब्जेक्टिव क्लास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। पिछले क्लास में भी 7 क्वेश्चन, आज भी 7 क्वेश्चन, कल भी हम लोग 7-8 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद माय डियर एक और क्लास होगा जिसमें मैग्नेटिज्म मैटर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, और फिर 2 से 3 क्लास आपकी होगी न्यूमेरिकल की। ठीक है माय डियर, तो आशा करता हूं कि हर रोज की तरह आप सभी को शानदार सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। और इसकी संभावनाएं पूरी रहती है कि आपको ये क्वेश्चन अगर कहीं आप पढ़े भी नहीं दोबारा, तो अगर कहीं आएगा तो आप टिक कर देंगे, आपके दिमाग में ऐसे फिट कर जाए। ये मेरी कोशिश हमेशा से रहती है और आगे भी जारी रहेगी माय डियर। बस इस चैनल को आपका प्यार चाहिए, आप इस परिवार को आगे बढ़ाते रहिए, जितना भी हो सके वीडियो को शेयर करते रहिए माय डियर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।